हेलो गाइज, आज शुरू करने जा रहे हैं पैथोलॉजी का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे सेलुलर एंड टिश्यू चेंजेज। ठीक है, पहले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी कर चुके हैं। ये सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम लोग देखेंगे कि कोई स्ट्रेस, कोई डिजीज़ या फिर किसी तरह का इंजरी होता है तो हमारे सेल और टिश्यू में क्या चेंजेज होते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। वो सेल में क्या हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, सेल छोटा हो सकता है, सेल बड़ा हो सकता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ सकते हैं, या फिर कुछ उसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेज आ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है उस सेल की जगह कोई अदर सेल मतलब डेवलप हो जाए, वहाँ पे कोई नया सेल वहाँ पे जनरेट हो जाए, तो ये सारी चेंजेज हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि अगर कोई स्ट्रेस, कोई चेंजेज होती है हमारी बॉडी में, कोई इंजरी होता है, कोई डिजीज होता है, तो हमारे सेल और टिश्यू में क्या चेंजेज आते हैं, स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में क्या चेंजेज आते हैं, तो वो अब हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो सेल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, फंक्शनल यूनिट है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, आफ्टर इंजरी एंड स्ट्रेस, किसी भी तरह का इंजरी होता है या फिर स्ट्रेस पड़ता है हमारे सेल पे, तो सेल जो होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कुछ चेंजेज करता है। ठीक है, हमारे सेल में कुछ रिवर्सिबल कुछ इरिवर्सिबल चेंजेज होते हैं। ठीक है, तो एक फ्लो चार्ट है जिसके थ्रू हम बताना चाहेंगे कि कैसे वो चेंजेज होता है, क्या होता है चेंजेज। ठीक है, कौन कौन से चेंजेज हो सकती है। तो ये नॉर्मल ब्रोंकियल एपिथेलियल सेल है, ये ब्रोंकाई का नॉर्मल सेल है। ठीक है, जिसमें सिलिएटेड होता है, हम लोग जानते हैं एक ब्रोंकाई सेल में सीलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उसमें स्ट्रेस हो रही है या फिर इंजरी हो रहा है, मान लेते हैं कि किसी भी तरह का इंजरी हुआ या फिर स्ट्रेस पड़ रहा है, उस पर वर्कलोड बढ़ रहा है। ठीक है, तो दो चीज़ें होगी, एडेप्टेशन या फिर सेल इंजरी। या तो हमारा सेल एडेप्ट कर लेगा, कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप कर लेगा, कुछ ऐसा फंक्शन शो करने लगेगा, या फिर अपनी स्ट्रक्चर को कुछ चेंज कर लेगा और एडेप्ट कर लेगा उस स्ट्रेस कंडीशन में। ठीक है, या फिर सेल तो इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो जब एडेप्टेशन करेगा तो एट्रोपी हो सकती है, हाइपर एट्रोपी हो सकती है, हाइपरप्लेसिया हो सकता है, मेटाप्लेसिया हो सकता है, डिस्प्लेसिया हो सकता है। ठीक है, ये 5 याद रखिएगा। और सेल इंजरी में क्या हो सकता है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजरी हो सकती है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, आगे के लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में है ये, इसके बारे में। अभी हम लोग ये 5 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया। अब आपको ये स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा होगा कि एट्रोपी क्या हो रहा है कि ये नॉर्मल सेल का साइज इतना बड़ा है तो ये छोटा हो जा रहा है, तो ये एट्रोपी में क्या होगा कि सेल साइज डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, हाइपर एट्रोपी का मतलब समझ में आ रहा है, हाइपरट्रॉपी का मतलब कि सेल साइज जो होता है इंक्रीज कर जाता है, नॉर्मल से सेल साइज इंक्रीज कर जाएगा। हाइपरप्लेसिया क्या हो जाएगा कि सेल फर्दर डिवाइड करके नंबर ऑफ सेल्स को जनरेट कर लेगा। ठीक है, न्यू सेल से यहाँ बन जाएगा। ठीक है, मेटाप्लेसिया में क्या हो जाएगा कि वहाँ पे अगर एपिथेलियल सेल है तो स्ट्रेटिफाइड सेल आ जाएंगे, स्ट्रेटिफाइड सेल है तो एपिथेलियल सेल आ जाएंगे, एक्वेमस मतलब वहाँ पे कोई अदर सेल जनरेट हो जाएगा, रिप्लेसमेंट होती है इसमें। मेटाप्लेसिया में क्या होती है, रिप्लेसमेंट होती है। जो सेल पहले से था वो स्ट्रेस कंडीशन में आने के बाद वो कोई वहाँ पे अदर सेल आ गया। ठीक है, अदर तरह की टिश्यू आ गई। ठीक है, डिस्प्लेसिया में ये दोनों कंडीशन होता है, मेटाप्लेसिया भी होता है, हाइपरप्लेसिया, ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। यानी वहाँ नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, और साथ ही साथ वहाँ पे सेल का रिप्लेसमेंट भी होगा। ठीक है, अदर सेल वहाँ आ जाएंगे। ठीक है, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल यानी सेल में ऐसा चेंज होगा कि हम अगर जब तक स्ट्रेस है तब तक सेल में चेंजेस रहेगी उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर में, और जैसे ही स्ट्रेस और इंजरी खत्म हुआ वो सेल का फिर से अपना फंक्शन और स्ट्रक्चर रिवर्स कर लेगा। ठीक है, लेकिन वहीं इरिवर्सिबल में क्या होगा कि उसका स्ट्रक्चर फंक्शन अगर एक बार चेंज हो गया किसी स्ट्रेस कंडीशन में, किसी इंजरी में, तो फिर वो अपना कंडीशन फिर से अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन को नहीं पा सकता है, नहीं मतलब रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो अब लोग 1 बाई 1 देखेंगे। सेलुलर एडेप्टेशन क्यों होती है, क्या होती है, मॉर्फोलॉजिकल फंक्शनल चेंजेज, मॉर्फोलॉजी उसका स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन में चेंजेज हो जाती है। दैट द सेल अंडरगोज इन रिस्पॉन्स टू एडवर्स इन्वायरमेंट या फिर चेंजेस, किसी तरह का एडवर्स इन्वायरमेंट, किसी तरह का स्ट्रेस है, किसी तरह का इंजरी है जो कि एडवर्स कंडीशन है, उसमें अगर सेल में फंक्शन, सेल की फंक्शन और मॉर्फोलॉजी में चेंजेज आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर एडेप्टेशन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एट्रोपी। ठीक है, तो हम लोग इस लेक्चर में एट्रोपी के बारे में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाई 1 करके हम लोग देखेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत ही लंबी हो जाएगी। अगर आपको ये नोट्स अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अभी हम लोग आगे देखते हैं फर्दर एट्रोपी के बारे में। तो एट्रोपी हम लोग पहले ही स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। सेल का जो स्ट्रक्चर है वो छोटा हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाती है साइज में, मतलब सेल साइज जो होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल से साइज ऑफ सेल ड्यू टू क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो सेल सबस्टांस होते हैं, इसके अंदर वैक्यूल्स होगा, सेल
सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, साइटोप्लाज्म होंगे, तो वो सारे चीज़ों में लॉस होगा। हो सकता है साइटोप्लाज्म में लॉस हो जाए तो सेल छोटा हो जाएगा, हो सकता है कुछ सेल ऑर्गेनेल डिस्ट्रॉय कर जाए तो भी सेल साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि साइज डिमिनिश करेगा, साइज छोटा होगा, ना कि वो सेल डेड करेगा। इसमें सेल की डेथ नहीं होती है, सेल और टिश्यू की डेथ नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ सेल की साइज छोटा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये दो तरह की होती है एट्रोपी, फिजियोलॉजिकल एट्रोपी होती है और पैथोलॉजिकल एट्रोपी। फिजियोलॉजिकल एट्रोपी का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि हमारे कुछ जो फंक्शन चल रहा है, हमारे बॉडी में जो फंक्शन चल रहा है या फिर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से एट्रोपी हो रही है, ठीक है। ये चेंजेस कब होती है, जैसे मान लेते हैं कि ईयरली स्टेज में और फिर बुढ़ापे में, मतलब यंग एज में, सॉरी ओल्ड एज में, ठीक है, ईयरली स्टेज में या फिर एजिंग में। तो ईयरली स्टेज में क्या होगा कि हम लोग वैसे भी देखें हैं कि शुरुआत में इन्फेंट एज में बोन्स का नंबर 300 प्लस रहता है, 306 रहता है, और वहीं है जब हम लोग बड़े होते हैं, अडल्टहुड में आते हैं तो 206 हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसके फिजियोलॉजी में हमारे चेंज आ रहा है। ठीक उसी तरह नोटोकॉर्ड जो टिश्यू रहता है, जो नोटोकॉर्ड जो टिश्यू रहता है एम्ब्रायनिक स्टेज में, वो जो होता है कि जब हमारी डेवलपमेंट होती है तो इंट्रावर्टिब्रल डिस्क में चेंज हो जाता है, और वहाँ पे क्या होती है, नोटोकॉर्ड जो टिश्यू रहता है उसमें उसकी साइज जो होती है डिमिनिश्ड करने लगती है, छोटा होने लगता है उसका साइज, और छोटा होके जो वर्टिब्रा होती है हमारी, जो ये वर्टिब्रा होती है, इसके वर्टिब्रल के बीच में डिस्क बना देता है, ठीक है। तो पहला ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो गया, ठीक है। सेकंड हो गया कि जब फीमेल में मीनोपॉज होती है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जब एक बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है उसे हम लोग बोलते हैं मीनोपॉज। तो मीनोपॉज के बाद क्या होता है कि जो गोनाड्स रहती है उसकी फंक्शन वगैरह या फिर उसके एट्रोपी हो जाती है, ठीक है। जो गोनाड्स रहती है, जो प्राइमरी फंक्शन ओवरी वगैरह का रहता है, उसकी सेल जो होती है श्रिंक कर जाती है, क्योंकि अब उसमें वर्कलोड नहीं रहा, उस पर अब उतना फंक्शन करने की कैपेबिलिटी नहीं रही, तो उसकी डिमिनिश्ड हो जाती है साइज। वहीं एजिंग जब होती है, जब ओल्ड एज आता है, तो ब्रेन में भी एट्रोपी हो जाती है, ब्रेन सेल्स भी क्या कर जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। पैथोलॉजिकल एट्रोपी क्या होती है, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू पैथोलॉजिकल स्टिमुलस, किसी जगह पर पैथोलॉजिकल डिजीज वगैरह कंडीशन हो सकती है, या फिर हम कुछ ऐसे वर्क कर रहे हैं जिसकी वजह से चेंजेज आ रही है, ठीक है, कुछ हम ऐसा लाइफ स्टाइल हमारा है जिसकी वजह से चेंजेज आ रही है। मे बी लोकलाइज और जनरलाइज, ये हो सकता है कि लोकलाइज भी हो सकता है, किसी पार्टिकुलर ऑर्गन पे काम कर रहा हो, ठीक है। मान लेते हैं जैसे किसी पार्टिकुलर लीवर पे काम कर रहा हो, मान लेते हैं कि हमारे बॉडी में लीवर फंक्शन डिमिनिश्ड कर रहा है, ठीक है, लीवर का फंक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वहाँ पे सेल का साइज जो होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। नहीं, सपोज इसका एग्जांपल ले लो कि हम बहुत दिन तक बेड रिडन पेशेंट को देखते हैं, ठीक है, अब उसमें क्या होगा, मसल्स धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, उसमें उसके सेल में एट्रोपी जो होगी, क्योंकि मसल सेल्स में एट्रोपी होगी, और कोई पेशेंट बहुत दिन से बेड रिडन है तो उसके मसल सेल्स में एट्रोपी होगी। क्यों होगी एट्रोपी उसके मसल सेल्स में, क्योंकि अब उस पर वर्कलोड कम हो गया, ठीक है, उस पर वर्कलोड कम हो गया तो उसका साइज हो जाएगा, डिमिनिश्ड कर जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग फास्टिंग करते हैं, बहुत एक और एग्जांपल देखिए, प्रोलॉन्ग टाइम तक, बहुत लंबे समय तक अगर हम लोग फास्टिंग करते हैं स्टारवेशन पे, तो हमारा क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होगा वो यूज होगा बॉडी में हमारे, जो रिस्टोर कार्बोहाइड्रेट फैट है, तो एक लिमिट तक ही रिस्टोरेशन रहेगा कार्बोहाइड्रेट फैट का। तो फिर क्या करेगा, हमारा बॉडी का प्रोटीन यूज होने लगता है, ठीक है। जब हमारी बॉडी का प्रोटीन यूज होने लगेगा तो मसल वेस्टिंग होने लगेगी, जो मसल्स में जो प्रोटीन रहेगा उसका वेस्ट होने लगेगा, ठीक है, और मसल्स धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, ठीक है, मसल सेल्स में एट्रोपी हो जाएगी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, डिक्रीज वर्कलोड। अभी जैसे हम लोगों ने बताया कि डिसयूज, मतलब जिस टिश्यू का हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी एट्रोपी हो जाएगी, ठीक है। वेस्टिंग ऑफ स्केलेटल मसल्स, अक्सर स्केलेटल मसल्स की वेस्टिंग होती है कब, जब हम बहुत लंबे समय तक इमोबिलाइज्ड हैं, बेड रिडन पेशेंट वगैरह में होती है। मार्फोलॉजी फीचर, हम कैसे पहचानेंगे कि एट्रोपी हो रखी है उस सेल में, तो उस ऑर्गन में क्या होगा, उस ऑर्गन का जो सेल होगा या फिर जो ऑर्गन का साइज होगा वो छोटा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। रिडक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, हो सकता है कि सेल का जो ऑर्गेनेल्स है वो रिड्यूस हो जाए, मतलब उसमें सेल ऑर्गेनेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया मार्फोलॉजी फीचर ऑफ एट्रोपी। तो आई होप आप लोगों को एट्रोपी जो होगा बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर प्लीज़ आप लोगों को ये नोट्स और ये जो मैंने समझाया अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।